नमस्कार, दोपहर की खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ मनोराज सक्सेना। दिन भर की तमाम बड़ी खबरें आपको दिखाएंगे। सबसे पहले बात अतीक अहमद की करते हैं। दरअसल अतीक अहमद की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है, चूंकि उमेश पाल हत्याकांड में बड़ा एक्शन देखने को मिल रहा है। अतीक को लेने गुजरात पहुंच चुकी है यूपी पुलिस। साबरमती जेल पहुंची है यूपी पुलिस। अतीक को प्रयागराज लाया जाएगा। दरअसल उमेश पाल हत्याकांड में पूछताछ हो सकती है और 28 मार्च को अतीक की कोर्ट में पेशी भी है। उमेश पाल हत्याकांड में नामजद अतीक अहमद पर शिकंजा कसने के लिए यूपी एसटीएफ की टीम गुजरात के साबरमती सेंट्रल जेल पहुंच चुकी है। कहा जा रहा है कि यूपी एसटीएफ माफिया से हत्याकांड को लेकर पूछताछ कर सकती है। इसे लेकर कानूनी प्रक्रिया के तहत कदम उठाए जाएंगे। पुलिस हत्याकांड को लेकर अतीक को यूपी लाने की तैयारी में है। हालांकि अतीक अहमद ने इसे लेकर सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की है, जिस पर सुनवाई भी होनी है। तो अतीक का जेल से निकलने से इनकार हुआ है। सामने अपने दर्शकों को बता दें, खबर निकलकर सामने आ रही है। साबरमती जेल से निकलने से इनकार कर दिया अतीक अहमद ने। यूपी पुलिस के साथ जाने से भी इनकार किया है। यूपी ले जाने पर अतीक अहमद का कहना है कि साबरमती जेल में ही मैं सुरक्षित हूं। उससे पहले वो एनकाउंटर की आशंका जाहिर कर चुका है और एक बार फिर उसने जेल से निकलने से इनकार कर दिया। और साथ ही उसका कहना है कि यूपी पुलिस के साथ मैं नहीं जाऊंगा, मैं सुरक्षित इसी जेल में हूं। साबरमती जेल में इस वक्त आपको बता दें कि अतीक अहमद बंद है और यहां पर यूपी एसटीएफ पहुंच चुकी है ताकि अतीक अहमद को प्रयागराज लाया जाए और पूछताछ हो सके उमेश पाल हत्याकांड में। लेकिन यहां पर अतीक अहमद इतना डरा हुआ है, इतना सहमा हुआ है कि उसने यूपी पुलिस के साथ आने से इनकार कर दिया है। उसका कहना है कि मैं साबरमती जेल में ही सुरक्षित हूं। तो यूपी पुलिस के साथ जाने से इनकार अतीक अहमद का। उसका कहना है कि मैं यूपी नहीं जाना चाहता, मैं साबरमती जेल में ही सुरक्षित हूं। तो डर यहां पर अतीक अहमद को सता रहा है। इससे पहले वो कह चुका है कि मुझे एनकाउंटर का डर है और अब एक बार फिर उसने यूपी पुलिस के साथ जाने से इनकार कर दिया है। बड़ी खबर उमेश पाल हत्याकांड से जुड़ी हुई, लगातार एक्शन पे एक्शन यूपी पुलिस का। लेकिन इस बीच अपने दर्शकों को बता दें कि पुलिस का भी इस पर बयान सामने आ गया है और पुलिस का कहना है कि अतीक को हम लेकर जाएंगे। साबरमती जेल से लेकर रवाना होगी पुलिस, इस तरह की जानकारी सामने आ रही है। लेकिन अतीक अहमद है कि तैयार नहीं है यूपी पुलिस के साथ जाने के लिए। उसका कहना है कि मैं यहां पर ही सुरक्षित हूं, यानी कि साबरमती जेल में ही सुरक्षित हूं। लेकिन यूपी पुलिस पूरी तैयारी के साथ अतीक अहमद को लेने के लिए पहुंची हुई है। यूपी के प्रयागराज से बड़ी खबर है। उमेश पाल हत्याकांड में बड़ा अपडेट सामने आया है। उमेश पाल हत्याकांड में 28 मार्च को फैसला आएगा। एमपी एमएलए स्पेशल कोर्ट फैसला सुनाएगी। डीजीपी क्रिमिनल गुलाब चंद ने पुलिस कमिश्नर को पत्र लिखा। पत्र में लिखा, मामला अति संवेदनशील है, गंभीर प्रकृति का है। जिला कोर्ट परिसर की सुरक्षा बढ़ाए जाने की मांग इस लेटर में की गई है ताकि कोर्ट परिसर में कोई अप्रिय घटना ना हो। 2006 में राजूपाल हत्याकांड के गवाह उमेश पाल का अपहरण हुआ था। भूमनगंज थाने में दर्ज हुआ था केस। मुकदमे की पैरवी से लौटते समय उमेश पाल की हत्या हो गई थी। उमेश पाल शूट आउट में 2 सरकारी गनर भी मारे गए थे। तो 28 मार्च को उमेश पाल हत्याकांड में आपको बता दें फैसला आएगा। लेकिन इस बीच 2006 में राजूपाल हत्याकांड के गवाह उमेश पाल का जो अपहरण हुआ, तमाम आपने घटनाक्रम देखा। भूमनगंज थाने में किस तरीके से केस दर्ज हुआ, लगातार धरपकड़ तमाम आरोपी की जा रही है। मुकदमे की पैरवी से लौटते समय उमेश पाल की हत्या हुई थी, आपने देखा था। उसमें जो 2 उनके सरकारी गनर थे वो भी मारे गए थे। और अब इस मामले में पुलिस का एक्शन, 28 मार्च का इंतजार, जिसमें फैसला एमपी एमएलए कोर्ट सुनाएगी। और बात सलमान खान की करते हैं। जोधपुर से बड़ी खबर है। सलमान को धमकी देने के तार जोधपुर से जुड़े हुए हैं, इस तरह की जानकारी सामने आ रही है। मुंबई पुलिस ने आरोपी को जोधपुर से दस्तयाब भी कर लिया है। आरोपी धाकड़ राम बिश्नोई को पुलिस ने पकड़ा है। मुंबई पुलिस और लूड़ी थाना पुलिस की ये संयुक्त कार्रवाई है। आरोपी ने आपको बता दें ईमेल के जरिए सलमान को धमकी दी थी, जान से मारने की धमकी दी गई थी। मुंबई के बांद्रा थाने में केस दर्ज हुआ था। आरोपी धाकड़ राम बिश्नोई को मुंबई पुलिस लेकर गई है अपने साथ। तो सलमान को धमकी देने के तार जोधपुर से जुड़े हुए हैं और अब आरोपी की गिरफ्तारी भी हो चुकी है। चंद्रशेखर व्यास हमारे संवाददाता इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए हैं।
चंद्रशेखर, क्या ताजा अपडेट आपके पास? आखिरकार आरोपी की गिरफ्तारी हो गई? देखिए मनु, अगर बात करें तो जिस प्रकार से सबसे पहले जो सलमान खान को धमकी देने का मामला सामने आया था, वो जोधपुर कोर्ट से जब लॉरेंस बिश्नोई ने खुद खुलेआम धमकी दी थी कि सलमान खान को इसी कचहरी परिसर में मारेंगे। एक बार फिर जो सलमान खान को धमकी देने की बात सामने आई है और इस बार फिर जो इसके तार जोधपुर से जुड़े हैं और इस बार आरोपी है धाकड़राम बिश्नोई, जो कि रोहिचा कला गांव लूनी थाना क्षेत्र में रहने वाला है। बांद्रा पुलिस में इस मामले को लेकर सलमान की ओर से मुकदमा दर्ज करवाया गया था। मुंबई पुलिस जब इसकी तलाश करते जोधपुर पहुंची तो लूनी पुलिस और मुंबई पुलिस की संयुक्त कार्रवाई में जो है इस आरोपी को दस्तयाब किया गया और जोधपुर पुलिस ने जो मुंबई पुलिस को इस आरोपी को जो है सुपुर्द किया है। सबसे बड़ी बात करें तो ये वही आरोपी है जिसके ऊपर जो है मूसेवाला जो सिंगर है उसके पिता को भी ईमेल के माध्यम से धमकी देने के मामलों में ये आरोपी बताया जा रहा है। मुंबई पुलिस की जांच में ये भी चीज सामने आई थी। कहीं न कहीं एक बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया गया और एक बार फिर सलमान खान को धमकी देने के जो तार है जोधपुर से जुड़े हुए नजर आ रहे हैं। चंद्रशेखर, क्या ये लॉरेंस बिश्नोई गैंग से जुड़ा हुआ है? देखिए, ये सारा जांच का विषय है। निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं अगर जो हमारे सूत्रों के हवाले माने तो कहीं ना कहीं इसके तार जो है लॉरेंस बिश्नोई गिरोह से जुड़े हुए और जिस प्रकार से जो है सलमान खान को ईमेल के माध्यम से धमकी दी गई थी, इसको लेकर पुलिस जांच करी। चंद्रशेखर, देखिए जो भी हाल ही में ईमेल के जरिए धमकी दी गई थी उसमें लॉरेंस बिश्नोई के नाम पर यह धमकी थी और उसके साथ साथ जो उसका बेहद करीबी है, राइट हैंड माना जाता है, उसका भी नाम शामिल था। तो अभी तक क्या सामने आया है? जो ये राम बिश्नोई नाम का, धाकड़ राम बिश्नोई के नाम का शख्स है जिसकी गिरफ्तारी हुई है, क्या उसके भी कनेक्शन जुड़े हुए हैं बिश्नोई गैंग से? देखिए, निश्चित तौर पर जिस तरह से लॉरेंस और उसके अन्य साथियों का नाम उसमें जो है लिया गया धमकी के माध्यम में और जो साइबर सेल है जो उसने जब तलाश की तो उसके जो आईपी एड्रेस जो है जोधपुर के आसपास का जब मिला तो पुलिस ने धीरे धीरे अपनी जांच को आगे बढ़ाया और मुंबई पुलिस ने आखिर इस जो धमकी देने के आरोपी जो धाकड़राम बिश्नोई है उसको दस्तयाब कर लिया और इसको मुंबई लेके जा रहे हैं। और फिलहाल जो है मामले में जो पूछताछ की जाएगी, लगातार जोधपुर शहर में सलमान से जुड़े अधिवक्ताओं को भी जो धमकियां दी गई थी। आपको मैं याद दिला देना चाहता हूं कि सलमान के अधिवक्ता अस्तिमल सरस्वत को भी जो है एक बार धमकी भरा पत्र मिला गया था और उसके बाद भी जो है पूरे इलाके में सनसनी फैल गई थी। कहीं ना कहीं ये धमकियों का दौर जारी है और हर बार जो कनेक्शन कहीं ना कहीं सलमान से जुड़ा कनेक्शन जो है जोधपुर से जुड़ता नजर आ रहा है। जी चंद्रशेखर, जाहिर तौर पर चूंकि जोधपुर में जिस तरीके से चिंगारा के सामने आया था उसके बाद से ये लगातार लॉरेंस बिश्नोई का जो पूरा गैंग है वो सलमान खान के पीछे पड़ा हुआ है। धमकी देने का सिलसिला अभी भी नहीं थमा है। हाल ही में जो धमकी दी गई थी ईमेल के जरिए उसमें आरोपी की गिरफ्तारी हो चुकी है और इसके भी तार जोधपुर से, जिस तरह से हमारे संवाददाता चंद्रशेखर बता रहे हैं कि आरोपी धाकड़ राम बिश्नोई को गिरफ्तार कर लिया गया है और उसे अब पकड़कर मुंबई ले जाया गया है। ये तस्वीरें देखिए, ये वही धाकड़ राम बिश्नोई है जिसकी गिरफ्तारी हो पाई है। मुंबई पुलिस और लूनी थाना पुलिस की संयुक्त कार्रवाई। आरोपी ने ईमेल के जरिए सलमान को धमकी दी थी, जान से मारने की धमकी दी थी और कहा था सलमान खान का पूरा इंटरव्यू सुन ले और अगर नहीं सुना है तो फिर इसके बाद कार्रवाई के लिए तैयार है, अंजाम के लिए तैयार है। लेकिन कुल मिलाकर आखिरकार मुंबई पुलिस ने आरोपी को जोधपुर से पकड़ लिया है। ये एक बड़ी कामयाबी कही जा सकती है पुलिस की। हालांकि लंबे समय से लगातार पुलिस इसकी जांच पड़ताल कर रही थी। न्यूज 18 राजस्थान पर एक्सक्लूसिव तस्वीर आप देख रहे हैं उस आरोपी की जिसने सलमान खान को जान से मारने की धमकी दी थी और इसके तार जोधपुर से जुड़े हुए हैं। आरोपी धाकड़ राम बिश्नोई को पकड़ लिया गया है मुंबई पुलिस की तरफ से। जोधपुर से इसकी ये गिरफ्तारी हुई है, मुंबई से लेकर जाया जा रहा है। चंद्रशेखर हमारे संवाददाता लगातार बने हुए थे, अपडेट हमें दे रहे थे। फिलहाल के लिए चंद्रशेखर बहुत बहुत शुक्रिया। और भोजपुरी एक्ट्रेस के आत्महत्या की जानकारी मिल रही है। एक्ट्रेस आकांक्षा दुबे ने सुसाइड कर लिया है। वाराणसी के होटल में सुसाइड किया गया है। सोमेंद्र होटल में फंदे से लटकी हुई मिली इस अभिनेत्री की लाश। वाराणसी के सारनाथ थाने की घटना है। भदोई के परसेपुर की रहने वाली थी आकांक्षा। आपको बता दें कि आकांक्षा दुबे भोजपुरी इंडस्ट्री का जाना माना चेहरा थी। आकांक्षा ने उन्हें वीरों के वीर, कसम पैदा करने वालों की 2 और नाम की फिल्मों में काम किया। एक्ट्रेस ने ये कदम क्यों उठाया इस बारे में अभी तक पता नहीं चल पाया है। इस खबर के आने के बाद भोजपुरी इंडस्ट्री में शोक की लहर है। सभी को एक बड़ा ये झटका और जाहिर तौर पर हर कोई ये समझने की कोशिश कर रहा है कि इतना बड़ा कदम इस एक्ट्रेस ने क्यों उठाया।
और अब बात कांग्रेस के हुंकार की। राहुल गांधी की लोकसभा सदस्यता रद्द होने के खिलाफ कांग्रेस आज देश भर में संकल्प सत्याग्रह कर रही है। प्रियंका गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे, अधीर रंजन जैसे बड़े नेता सुबह सुबह राजघाट पहुंचे। पुलिस ने यहां पर धारा 144 लगा दी, लेकिन नेता और कार्यकर्ता इसके बावजूद पहुंचे। राहुल गांधी ने भी ट्विटर पर अपना बायो बदल दिया है। उन्होंने खुद को डिस्क्वालिफाइड सांसद लिखा हुआ है। प्रियंका गांधी ने कहा कि आज तक हम चुप रहे हैं, आप हमारे परिवार का अपमान करते गए। मैं पूछना चाहती हूं कि एक आदमी का कितना अपमान करोगे? मुझ पर केस लगा दो, लेकिन सच यह है कि इस देश का प्रधानमंत्री कायर है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी राहुल गांधी ने जब इस मुद्दे को उठाया तो उन्होंने दबाने की कोशिश का आरोप बीजेपी यात्रा के बाद में यात्रा चाहे 1 माह से थी, पर मैसेज उनका देश भर के हर प्रदेश के हर गांव में हर घर में गया। मुद्दे क्या थे? महंगाई का मुद्दा था। मुद्दा क्या था? बेरोजगारी का मुद्दा है, भयंकर मुद्दा है, जानते हैं हम लोग। मुद्दा क्या था? देश में प्रेम, भाईचारा, प्यार, मोहब्बत हो, वैसे रहे, हिंसा नहीं हो। और मुद्दा था अमीर और गरीब के बीच में खाई नहीं पड़े। ये मुद्दे थे। वो विपक्षी नेता थे, उन्होंने इस प्रकार से इंडिया गवर्नमेंट को चैलेंज किया कि आप इन मुद्दों पर ध्यान दो। ये मुद्दे उद्वेलित करते हैं, पब्लिक को दुखी करते हैं, लोग परेशान हो गए हैं महंगाई, बेरोजगारी सबसे, इस माहौल से। उनके सामने का अवसर था, वो चाहते तो इन मुद्दों पर ध्यान दे करके प्रयास करते सुधार करने का। वो तो बात कहीं गई। जब यात्रा निकल रही थी और जिस प्रकार पॉपुलरिटी बढ़ रही थी राहुल गांधी की, तभी उन्होंने षड्यंत्र कर लिया किस प्रकार इस नौजवान को, इस नेता को षड्यंत्र करके किस प्रकार कमजोर करना है। और षड्यंत्र करने का इतिहास हमेशा आप जानते हैं। उसी रूप में इन्होंने जिस प्रकार से खेल खेला, जवाब दे नहीं पाए। अडानी जी के ऊपर जब आरोप लगे और जो सवाल उठाए थे, आपने देखे होंगे पार्लियामेंट के अंदर। 50 साल का मेरा राजनीतिक जीवन है, मैंने कभी नहीं देखा कोई मुद्दा आया हो, आरोप लगे हो और नेता उसका जवाब नहीं दिए। पहला घटना है आजादी के बाद में जिसमें प्रधानमंत्री जी आरोपों का जवाब लेने के बजाय एक नाम तक अडानी जी का नहीं ले रहे। इससे और शक पैदा हुआ देशवासियों को, और शक पैदा हो रहा है कि पहला प्रधानमंत्री जवाब नहीं दे रहा है जो आरोप लगाया राहुल गांधी ने। कुछ तो कहते, बात आगे बढ़ती। ये पहला किस्सा जहां पर मौन धारण किए हुए प्रधानमंत्री जी, आप समझ सकते हो, और राहुल गांधी जी पर आरोप लगाए। लंदन में आप क्या बोल के आ गए? अभी प्रमोद महाजन कह रहे, प्रमोद तिवारी कह रहे थे किस प्रकार से आपने कोरिया में, जर्मनी में क्या क्या बोले देश के बारे में। माफी तो आपको मांगनी चाहिए थी देश से, प्रधानमंत्री को माफी मांगनी चाहिए थी। और राहुल गांधी से माफी मंगवा रहे हैं। जो बातें राहुल गांधी बोल रहे हैं हिंदुस्तान के अंदर, वो बातें लगे वहां बोली। आज इंटरनेट का जमाना है, मोबाइल का जमाना है, आप हम वैसे ही बात कर रहे हैं। मैं बोल रहा हूँ, चाहे तो दुनिया सुन सकती इसको। नई बात क्या बोले उन्होंने, तो जिस प्रकार से माहौल बनाने का प्रयास किया गया। और फिर आप देखिए, उन्होंने कहा मुझे बोलने का मौका दो, मेरे ऊपर आरोप लगे, मैं खुद पार्लियामेंट में रहा हूं, नियम है पार्लियामेंट का, भाई आप कम से कम मेरे ऊपर आरोप लगाए। आपने सबने हाउस में हाउस चलने दिया, आरोप लगाए गए, मैं जवाब देना चाहता हूं। स्पीकर ने परवाह नहीं करी, वो क्या परवाह करेंगे? मोदी के सामने चाहे स्पीकर साहब हो, चाहे वो उपराष्ट्रपति हो, चाहे वो कोई नेता हो, जो और बना रखा है प्रधानमंत्री मोदी जी ने, उनके सामने जाके कोई बात सही कहता ही नहीं है। हिम्मत ही नहीं कहने की, साथ नहीं जुटा पा रहे मेंबर पार्लियामेंट हो या केंद्रीय मंत्री हो। इन हालातों में देश चल रहा है। संविधान की धज्जियां उड़ रही देश में। मैं आपको बार बार कह रहा हूं, देश की दिशा में जा रहा है, किस दिशा में जाएगा किसी को नहीं मालूम है। एक अवसर आपके सामने आया है ये, जिसके लिए बैठे हुए हैं। आज राहुल गांधी इस देश के लोगों की आवाज बन के आगे आए हैं। कल जो उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, अगर आप उसको सुन लेंगे यूट्यूब के अंदर, अगर आपने नहीं सुना है तो कृपा करके जाके सुन लीजिए।
आपको लाइन मिल जाएगी आगे आने वाले वक्त में हमें किस दिशा में जाना है, क्या करना है, क्या चुनौती हमारे सामने हैं। उन्होंने अपनी बात कह दी। उन्होंने देश के सामने अपना एजेंडा रख दिया है कि मुझे चिंता नहीं कि मैं पार्लियामेंट के अंदर हूं या बाहर रहूं। मुझे देश ने सब कुछ दिया है, प्यार दिया है, मोहब्बत दी, आशीर्वाद दिया है। मैं चाहूंगा देश में लोकतंत्र की रक्षा के लिए मैं रुकने वाला नहीं हूं। मैं लगातार बोलूंगा, चाहे अडानी जी हो चाहे नरेंद्र मोदी जी हो। उन्होंने हमें एक मैसेज दे दिया है। अब हमारी ड्यूटी बनती किस प्रकार से हम लोग ड्यूटी को निभाएं, पब्लिक में जाएं। और मुझे खुशी है खड़गे साहब ने और वेणुगोपाल ने जो प्रोग्राम दिए हैं, प्रियंका जी ने, आज पूरे देश के अंदर राज्यों में जगह जगह पर धरने चल रहे हैं। लोगों में उत्साह है, कार्यकर्ताओं में जोश भर दिया राहुल जी ने कल बोल करके। अब हमारी ड्यूटी बनती है किस प्रकार से हम उनकी भावनाओं को देखते हुए आगे बढ़ाएं। और राहुल गांधी की भावना को बढ़ाएंगे तो देश बच पाएगा। राहुल गांधी ने एक मौका दे दिया है देश को भी, देशवासियों को भी, कांग्रेस जनों को भी। यही वक्त है जब आप जिस रूप में फैसले हुए हैं, कोर्ट के डिसीजन हुए हैं, निष्कासित किए गए अविलंब 24 घंटे में एक अवसर दिया है कि हम किस प्रकार देशवासी जो खुद परेशान है, दुखी हैं, मैंने कहा उनके आवाज बन के राहुल जी निकले हैं। हमारी जिम्मेदारी बनती है कि हम देशवासियों को एहसास करवा दें हम सब आपकी भावनाओं को समझते हैं। राहुल गांधी के नेतृत्व में हम लोग आगे बढ़ेंगे, मुकाबला करेंगे और देश में कैसे लोकतंत्र कायम रहे, मजबूत रहे, जो सपना देखा था हमारे नेताओं ने, उसमें हम सफल होंगे। ये हमारा संकल्प होना चाहिए। ओबीसी की बात की गई। ये प्रयोग मैं आपको कहना चाहूंगा, ये प्रयोग प्रियंका जी मैं एक बात कहना, प्रियंका जी एक बात मैं एक बात कहना चाह रहा था। ये नरेंद्र मोदी जी ने प्रयोग किया था गुजरात के अंदर, जब राहुल जी गांधी जी कैंपेन कर रहे थे 17 के अंदर चुनाव में, तब एक प्रयोग किया था। मुझे नीच कह दिया तो चुनाव में हारी थी पार्टी, वहां पर गुजरात चुनाव हारे थे वो लोग। आखिरी हत्या के रूप में उन्होंने कहा मुझे कांग्रेस नेता ने नीच कह दिया है। देखो भाइयों और बहनों, मैं नीच हूं क्योंकि मैं ओबीसी का हूं। ये तो शक्ति सिंह ज्यादा बताएंगे आपको किस रूप में उन्होंने गेम पलटने के लिए क्या क्या बातें बोली। वो भ्रम जेपी नड्डा जो भी हुआ है उनके नेताओं को, इसलिए जानबूझ करके परसों उन्होंने तय किया है आने वाले 6 अप्रैल से हम लोग अभियान चलाएंगे ओबीसी के बीच में। राहुल गांधी ने ओबीसी के नेता की बेइज्जती कर दी है। राहुल जी ने बेइज्जती क्या कर दी? वो ओबीसी के लोग हैं जो भागे गए हैं, नरेंद्र मोदी हो चाहे नरेंद्र मोदी हो, ओबीसी के लोग हैं वो। तो भी बताइए, उनका बचा रहे हो, चोरों को बचा रहे हो और कह रहे हो राहुल गांधी ने बेइज्जती कर दी ओबीसी की। आप समझ रहे जो गुजरात में प्ले कार्ड खेला था उन्होंने, वो कार्ड खेलना चाहते देश के अंदर। कांग्रेस ने जो ओबीसी के लोगों को दिया है, एससी एसटी को दिया है, कोई सोच सकता है? आजादी के वक्त से ही राजीव गांधी प्राइम मिनिस्टर बने, आपको मालूम है? प्राइम मिनिस्टर बनते ही पहली बार उन्होंने पार्टी किसको दी? आदिवासियों को दी। पूरे देश भर के अंदर वो उड़ीसा में, मध्य प्रदेश में, गुजरात में, राजस्थान के आदिवासी क्षेत्र में गए बताने के लिए मेरी पार्टी सबसे गरीब आदमी, जो महात्मा गांधी ने कहा था, ये उन्होंने किया था। जानबूझ करके आप ओबीसी को गुमराह करने के लिए आप अभियान चलाना चाहते हो। आरएसएस जानते हो किस प्रकार काम करता है, आपको सचेत देना पड़ेगा। इसलिए मैं कह रहा हूं आपको, मैं ओबीसी का नहीं हूं क्या? मैं तीसरी बार मुख्यमंत्री बनाया गया, सोनिया गांधी जी, राहुल गांधी जी, प्रियंका जी बैठी है, 3 बार मैं मुख्यमंत्री हूं, ओबीसी का हूं मैं। और आपको जानकारी होगी या जानकारी होगी, खुशी होगी, मेरी कम्युनिटी का पूरी असेंबली में एक ही मेंबर है, एक ही सदस्य है। असेंबली में मेरी कम्युनिटी सैनी माली कहलाते हैं, उनका एक ही मेंबर है और वो मैं खुद ही हूं। बता दीजिए आप, एक है।
तो मुख्यमंत्री गहलोत प्रधानमंत्री मोदी और बीजेपी पर भड़कते हुए साफ तौर पर कह रहे हैं कि एक तरीके से जेपीसी का जो मुद्दा हमने उठाया है, अडानी मुद्दे को लेकर ध्यान भटकाने की कोशिश है। जिस तरह से राहुल गांधी की मांग को लेकर यहां पर बीजेपी अड़ी हुई है। खबरों में आगे बढ़ते हैं। न्यूज 18 नेटवर्क पर हम राइजिंग इंडिया के तीसरे एडिशन की अनाउंसमेंट के लिए बेहद उत्साहित है। राइजिंग इंडिया एक ऐसा मंच है जहां हम भारत की सफलता और विकास की कहानी को सेलिब्रेट करने के लिए कुछ सबसे बड़ी और सबसे प्रभावशाली हस्तियों को एक साथ लाते हैं। इस साल की थीम होगी रियल हीरो, जहां कुछ असाधारण लोगों की कहानियों के साथ साथ उनकी असामान्य उपलब्धियों की बात करेंगे। इन लोगों ने हमारे देश में एक सकारात्मक बदलाव लाने में भरपूर मदद की है। इनमें शामिल होंगे जलवायु आपातकाल से लड़ने वाले लोगों से लेकर भारत की कुछ सबसे पुरानी कला, विरासत और संस्कृति को पुनर्जीवित करने में मदद करने वाले लोग। देश भर से न्यूज 18 नेटवर्क के पत्रकारों के पूल ने हमारे बीच इन नायकों की पहचान करने में मदद की है। अगले कुछ हफ्तों में हम इन खास लोगों और इनकी कहानियों को आपके सामने लेकर आएंगे। आकाश गोरखा एक ऐसे ही हीरो हैं जिनकी कहानी आज हम आपको बताएंगे। भारत के एक होनहार मुक्केबाज जो राष्ट्रमंडल खेलों में देश का प्रतिनिधित्व करने की तैयारी कर रहे हैं। चलिए मिलते हैं आकाश गोरखा से।